नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा के हर जिले में जाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम मनोहर लाल पलवल पहुंचे और सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। सीएम ने प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ये कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जो कि बेहद ही घातक सिद्ध हो रही है। ऐसे में हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कोविड-19 के नियमों का बखूबी पालन करना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और मास्क लगाकर ही घरों से बाहर निकलना चाहिए। सीएम ने कहा कि इस समय प्रदेश में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कोविड संक्रमण रोकने के लिए लगाई जा रही वैक्सीनेशन की जानकारी ली और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जरूरतमंद मरीज को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिना रजिस्ट्रेशन के कोविड का बढ़ता प्रभाव है। अब इसमें चूंकि सब तरफ मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग व्यवस्थाओं के नाते से हर चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। जहाँ कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। खास करके ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा वैसे तो कल से प्रदेश में पूरा ठीक हो गया है। जहाँ जितनी आवश्यकता है सब जगह पहुँच रही है। अब कुछ इंडिविजुअल्स को जो गैस सिलेंडर देने हैं उनकी आवश्यकता और हमको ध्यान में आ रही है। आज सब जगह कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अस्पतालों की आवश्यकता पूरी हो गई है वहाँ जो इंडिविजुअल्स हैं डॉक्टर की परामर्श के ऊपर उनको भी गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। इसलिए कोई कठिनाई अब दिखाई नहीं देती है। फिर भी सावधानी बरतना हमारा काम है। हम अपना बचाव करें, अपने परिवार के लोग का बचाव करें, अपने समाज के बाकी लोग का बचाव करें और ये सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, अभी तो जो कि रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है और ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं तकरीबन सब इनकी ठीक चल रही हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी कोई अगर आवश्यकता आप लोगों को ध्यान में आती हो तो हमारे सीएम हमारे मरीज बाहर से दवाई ला रहे हैं, अभी तक यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, केवल बाहर से दवाई ला रहे हैं मरीज और सिविल अस्पताल में मैंने बताया वेंटिलेटर तो चूंकि जितने उपलब्ध हैं उनको सबको ऑक्सीजन मिल जाए, पहली प्राथमिकता हमारी ये है। और इसके बाद अब एक्सपेंशन का काम शुरू कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त आ गई है। जहाँ जहाँ वेंटिलेटर अब अनयूज पड़े हैं उन सबको सब जगह भेज रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेवात के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ पहुंचे हैं, जहां आपको बता दें कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। करीब 1.5 घंटे तक मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अलावा स्थानीय नेताओं के साथ कोरोना के हालात पर विस्तार पूर्वक बातचीत की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऑक्सीजन का कोटा मेवात में अगले 1-2 दिन में बढ़ाया जाएगा। ऑक्सीजन कोटा बढ़ेगा तो बेड वेंटिलेटर की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मांग मेवात से उठी है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी करने की बात कही जा रही है। मेडिकल कॉलेज होने की वजह से यहाँ हर समय ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। फिलहाल कंटेनर की व्यवस्था के अलावा पलवल से सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई जा रही है। ट्रेन के द्वारा भी टैंकर हमारे आ रहे हैं, खाली टैंकर हवाई जहाज के द्वारा भी वापस वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। तो ये चेन सब बनी हुई है और इसमें नीचे तक की सप्लाई जितनी हमारी है उस हिसाब से व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। यहाँ आज हमने जो विचार किया है तो यहाँ पर और भी व्यवस्थाएं बेड्स की बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कोटा थोड़ा बढ़ेगा तभी हम बढ़ा पाएंगे। और मैं समझता हूँ 1 आध दिन के अंदर यहाँ का कोटा और हम बढ़ाएंगे ताकि यहाँ कुछ वेंटिलेटर्स और कुछ ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाया जा सके। और प्रदेश में वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। हरियाणा में अब 18 साल से ऊपर वालों को भी टीका लगाने का काम शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने पंचकुला में वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की जान है और इसी को लेकर पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद वीकेंड लॉकडाउन और संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो सरकार की ओर से लगाया गया है। ऐसे में एक राहत वाली खबर यह है कि 18+ कैटेगरी के लिए आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। इंडिया न्यूज की ओर से सबसे पहला टीका जो 18+ का लगा है वो मुझे यहाँ पर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर लगाया गया। और ऐसे में एक सिंपल प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का। वेबसाइट पर रजिस्टर करिए और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो है वो तमाम डिटेल्स आपकी चेक होंगी और उसके बाद आपको टीका जो है वो 18+ का लगेगा। आप देख सकते हैं कि लोग कतार में यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया गया है। ऐसी परिस्थिति में लगातार 13,000, 10,000, 12,000, 14,000 के केसेस जो लगातार आ रहे थे। गुरुग्राम और फरीदाबाद की परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही थी, बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर जो है मुख्यमंत्री की ओर से किया गया और परसों देर रात एक बैठक की गई जिसके बाद ये फैसला किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है इसे इंपोज किया जाएगा, क्योंकि जो नियम है, जो गाइडलाइंस है, उनकी पालना कहीं ना कहीं होती दिखाई नहीं दे रही
नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं सख्त निर्देश जो है वो देने पड़े हैं और अब संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। लाजमी सी बात है, सड़कों पर भीड़ कम दिखाई देगी, लोग घरों से बाहर कम निकलेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो केसेस का एक स्पाइक देखने को मिला था, क्योंकि पंजाब की परिस्थितियां हम देखें, पंजाब में 3 हफ्ते पहले तक केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से सख्ती की गई, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन और जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई, उसके बाद से अब जो डेटा है वो 6000 के आसपास जो है वो हफ्ते की एवरेज आ रही है। तो ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में भी जिस तरह से एक्सटेंड किया गया, एनसीआर रीजन के जो इलाके हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे थे, उसी को देखते हुए ये फैसला किया गया कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए ताकि लोगों को जो है घरों के अंदर रखा जा सके और इसी के चलते संक्रमण पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके। जब मुझे वैक्सीनेशन, जब मुझे जैब किया गया, जब टीकाकरण मुझे किया गया, तो उस समय साफ तौर पर यह बताया गया था कि किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, ये लाजमी है कि आपको हल्की सी जो है देर शाम को शिवरिंग हो सकती है, तो इसको लेकर जो है वो मुझे पैरासीटामोल जरूर दी गई है। ये माइल्ड सिम्टम्स है, क्योंकि कोई भी दवाई अगर आपके शरीर पर सही से रिस्पॉन्ड करती है तो उसके लिए आपको जो है डॉक्टर्स का यही कहना है कि आपको कुछ जो है उसके चाहे बुखार हो सकता है या हल्की कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक टीका लगने के अभी तक जो है वो किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। और जिस तरह की भ्रांतियां हैं वो केवल अगर बात करें, कहीं ना कहीं लोगों को ये समझने की जरूरत होगी कि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो उसको अगर आपको प्राप्त करना है तो ये टीकाकरण की प्रक्रिया जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही कारण है, एक तस्वीर मैं आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है उसके लिए देखिए ये अलग अलग सेंटर्स जो है वो हरियाणा में बनाए गए हैं, बुक्ड 18+ बुक। तो ये लोगों में क्यूरोसिटी है कि लोग जो है 18+ बुक, तो अलग अलग सेंटर्स पर लोगों में 18+ कैटेगरी में युवाओं में ये क्यूरोसिटी है कि इंजेक्शन जो है वो जल्द से जल्द उन्हें लगे। इसको लेकर जो है लोगों की ओर से ज्यादा संख्या में जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। और वहीं रेवाड़ी में भी लोग टीकाकरण के लिए पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। नागरिक अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए पहुंच गए। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच तो रहे हैं, लेकिन उनमें कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे वहां पर कोई मेला लगा हुआ हो। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन ऐसी स्थिति से निपट क्यों नहीं रहा है। और प्रदेश भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है, लेकिन अधिकतर जगहों पर तैयारी अधूरी रह गई है। नारनौल में जब मेगा वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो मेला सा लग गया, बड़ी संख्या में युवा पहुंचे और कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियम मानने की अपील की, लेकिन युवाओं ने उसकी परवाह नहीं की। नौबत यहां तक आ गई कि टीकाकरण का काम बंद करना पड़ा। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीधे तौर पर कह दिया कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को टीका नहीं लगाया जा सकता। अस्पताल प्रशासन को मौके पर पुलिस बल बुलाना पड़ा और अब पुलिस सुरक्षा में ही टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना ने लोगों के दिमाग में इतनी दहशत पैदा कर दी है कि वो बीमारी के कारण तड़प तड़प कर मरने से पहले खुद अपनी जान दे रहे हैं। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला रेवाड़ी से सामने आया है, जहां मानसिक रूप से परेशान 61 साल के एक कोरोना संक्रमित शख्स ने नागरिक अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मौजूद लोगों ने तीसरी मंजिल से कूदते हुए शख्स की एक वीडियो तो बना ली, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। पुलिस की माने तो मृतक युद्धवीर जिला झज्जर के गांव दोहद का रहने वाला था और हाल ही में बिजली विभाग से रिटायर हुआ था। 29 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के कारण उसे रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान हो चुके युद्धवीर ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पूछताछ के दौरान ये बताया गया है वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण से उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और दिमागी संतुलन ठीक ना होने के कारण से उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, ये बयान हुआ। और अब बात फरीदाबाद की करते हैं। कोरोना का कहर यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है और इसी बीच एक परेशान करने वाली खबर आई है। दरअसल जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 4 मौतें 10 दिन के अंदर हुई हैं। फरीदाबाद शहर की फ्रंटियर कॉलोनी में रहने वाला ये परिवार, जिसमें मरने वाले पति पत्नी और 2 बेटे हैं, चारों की मौत 10 दिन के अंदर हुई है। कॉलोनी वालों का एक निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप है और उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख का बिल बनाया और 2.5 लाख रुपए कॉलोनी के लोगों ने जमा भी करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल के द्वारा उनको प्रताड़ित किया गया।
लोगों का ये भी आरोप है कि प्रशासन और अस्पताल की लापरवाही के चलते ऑक्सीजन समय पर न मिलने पर उनके बेटे रोहित की मौत हुई है। देश में कोरोना महामारी का आतंक है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन मुनाफे का खेल करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये युवक 50,000 रुपए में ऑक्सीजन के खाली सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिकॉर्डिंग है अभी, नीचे कर ले, मास्क नीचे कर। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते कोरोना के मामले कम आ रहे थे। ऐसे में हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन लगाने का फैसला आखिरकार कर ही लिया। इसके लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। जरूरी काम के लिए छूट दी गई है। बिजली, पानी, सैनिटेशन, सिविल डिफेंस, पुलिस और होमगार्ड बिना रोक टोक के अपने काम पर जा सकेंगे। साथ ही सभी हॉस्पिटल्स के अलावा मेडिकल शॉप्स, मेडिकल लैब, वैक्सीनेशन सेंटर के साथ तमाम मेडिकल सुविधाएं चालू रहेंगी। राशन की दुकानों के साथ ही फल और सब्जियों की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रहेगा। जिला स्तर पर होम डिलीवरी की व्यवस्था करवाने पर जोर दिया जा रहा है। सभी बैंक और एटीएम कोविड नियमों के साथ काम करेंगे। सभी प्राइवेट और सरकारी इंडस्ट्रीज भी खुली रहेंगी, बशर्ते वहां पर काम करने वाले लोगों की वहां रहने की व्यवस्था करनी होगी। मेडिकल या वैक्सीनेशन में इस्तेमाल होने वाली प्राइवेट गाड़ियों को छूट मिली है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलते रहेंगे। सभी स्कूल, कोचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से मॉल्स, होटल्स, बार, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्पा सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन या फिर खेल से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। इसके लिए डीसी की स्पेशल परमिशन लेनी होगी। धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। और बड़ी बात यह भी है कि जिन शादियों की परमिशन ली जा चुकी है, वहां पर इंडोर कार्यक्रम में 30 लोग और आउटडोर कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन लगे, लेकिन मजबूरी में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। हरियाणा में कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग 1 लाख एक्टिव मरीज हो गए हैं कोरोना के और 15,000 के करीब रोजाना इसमें नए मरीज जुड़ रहे हैं। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। बाकी सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं। हम सारे इंतज़ाम कर रहे हैं और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिले उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। और पहले दिन अंबाला में लॉकडाउन पूरी तरह से बेअसर नजर आया है। अंबाला में नज़ारा कुछ ऐसा था कि मानो लॉकडाउन सिर्फ दुकानों के लिए ही हो, क्योंकि शहर में ना तो लोगों की आवाजाही पर कोई रोक टोक थी और ना ही किसी तरह की पुलिस की सख्ती दिखाई गई। हालांकि लोग खुद सख्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की माने तो सख्ती एक दिन बाद से की जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं हैं। लोग शहर में लॉकडाउन के हालात देखकर सख्ती बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। शहर में लॉकडाउन में सख्ती बढ़ाने की मांग करते हुए लोगों ने कहा है कि ऐसे लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं। देखो जी, मैं दुर्गानगर से आया हूँ यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में, पर मैं जो माहौल देख रहा हूँ भाई ऐसे ही है, इतना भीड़ है। 10 सेक्टर चले जाओ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। मैं पोली क्लिनिक पे गया था, कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मास्क सब ने लगा रखे हैं, पर मतलब कि जैसे माहौल बना हुआ है, हाँ लॉकडाउन वाली बात नहीं लग रही है जैसे। ऐसा है, आज थोड़ी बहुत ही आवाजाही की छूट है। जो लोग जो जाना चाहते हैं, जो कोई रुका हुआ कैसा कोई वो जा सकता है। बसें भी चल रही है हमारी और छोड़ के आ रही हैं। बसों में वैसे सवारी कम है, बाजार बंद है। और लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रदेश भर में सतर्क है। जींद की पुलिस लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है। मुख्य चौराहों और बाजारों में पुलिसकर्मी तैनात नजर आ रहे हैं। सुबह 6 बजते ही शहर थाना के एसएचओ बाजार में निकल गए और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से लॉकडाउन के नियम मानने की अपील की है। इस दौरान जो लोग बेवजह कहीं आते जाते दिखे, उन्हें वापस घर भेजा गया।
लॉकडाउन के नियमों के पालन करें और लॉकडाउन के नियमों का किसी भी तरीके से उल्लंघन ना करें। आप अपने घर रहें, अनावश्यक सड़क पे ना घूमें, आप सुरक्षित रहें। सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करें। जो भी भाई लॉकडाउन में नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। और वहीं सिरसा में लॉकडाउन के तहत सभी कारोबार बंद हैं, तो दूसरी ओर सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस भी लोगों के समझ से परे हो चली है। अब इसको लेकर सिरसा जिले के दुकानदार, व्यापारी और ढाबा संचालक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में ढाबा संचालक सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात की। ढाबा संचालकों का कहना है कि गाइडलाइन के मुताबिक अगर वो अपने कारोबार और दुकानों को खोलते हैं तो प्रशासन उन्हें अपनी दुकानें नहीं खोलने दे रहा। उन्होंने कहा कि सही गाइडलाइन न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस आए हैं जी, अपनी वो जो गाइडलाइन आई है सरकार के द्वारा जारी की हुई उसके बारे में पूरा वेरवा लेने के लिए जी, ठीक है। और हमारे उसमें तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप अपने ढाबे खोल के डिलीवरी कर सकते हो, लेकिन पैकिंग कर सकते हो और किसी को बिठा के खिला नहीं सकते। और अपने मतलब उसके लिए सर हमारे को ढाबा तो खोलना ही पड़ेगा जी। और वहीं हरियाणा में बेशक लॉकडाउन के आदेश प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हों, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद झज्जर जिले के बहादुरगढ़ दिल्ली सीमा पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना आज भी जारी है। किसानों ने हरियाणा में लगाए गए लॉकडाउन को बंगाल में बीजेपी की हार का मुख्य कारण बताया है। किसान नेताओं का कहना है कि बंगाल में बीजेपी चुनाव हार गई है, इसलिए अब हरियाणा में लॉकडाउन लगाया गया। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि बीजेपी को अभी आगे और ज्यादा बड़े झटके लगेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को कोरोना फैलने से बचाने के लिए देश में पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहती है कि किसान आंदोलन और किसानों के बीच कोरोना ना फैले तो किसानों की मांग मानकर सरकार उन्हें घर भेजने की कोशिश करे। किसानों ने कहा कि किसानों को तो मरना ही है, या तो किसान कोरोना की बीमारी से मरेंगे या फिर किसानों को सरकार के द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून मार देंगे। उन्होंने फिर से चेताया कि जितना भी सरकार कोशिश कर ले, किसी भी कीमत पर वो अपना आंदोलन खत्म नहीं करें। एक सरकार दा मतलब कि तमाशा कर रही है। उधरों बंगाल चो हार गई, और नाल दी नाल टैलीफोन करता मोदी ने इधर खट्टर साहब नूं भी लॉकडाउन कर दो 7 दिनों वास्ते, पहला तो किया नहीं, हुण इन्होंने चेता आ गया, उधरों हार के बेइज्जती हो गई। हाले तो मोदी साहब समझाण असीं तो कहने एक झटका माड़ा लगा, हाले तो बड़े बड़े झटके लगणगे। जे इन्होंने आपकी कुर्सी बचाउणी है तो असीं चौड़े भी है जिहड़े 3 एंटीजन कानून। और लॉकडाउन के बाद बल्लभगढ़ से काफी संख्या में लोगों ने अपने अपने गांव और घर की तरफ जाना शुरू कर दिया है। हालांकि रोडवेज के जीएम ने बताया है कि ये वो लोग हैं जो डेली रूटीन में या कोई शादी विवाह जैसे कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहीं इस कोरोना की महामारी को देखते हुए बसों में सवारियों को कम किया जा रहा है। एक बस में 26 या 27 सवारियों को बैठाया जा रहा है। सभी का टेम्परेचर चेक करते हुए बस के अंदर एक सीट छोड़कर दूसरे सीट पर बैठने के लिए कहा गया है और सवारी भी इसका पालन कर रही है। टिकट भी बस के अंदर नहीं दिया जा रहा, सवारियों को टिकट बस में चढ़ने से पहले ही दिया जा रहा। मूल सुविधा के तौर पे हम गाड़ियां सारी सैनिटाइज करा के भेज रहे हैं और मास्क और कंडक्टर ड्राइवर को भी मास्क वगैरह और सैनिटाइज दिया हुआ है। अंदर की कैपेसिटी कितनी है बस के अंदर? कैपेसिटी हमारी 26 जो सरकार की गाइडलाइन है, आधी सवारी 52 सीटर गाड़ियों में 26 सवारी हम ले रहे हैं। और वहीं महम में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। सरकारी अस्पताल में ना तो वेंटिलेटर हैं और ना ही डॉक्टर हैं। सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। अनेकों समस्याओं के साथ महम का सामान्य अस्पताल चल रहा है। नई मुसीबत यह है कि अस्पताल में काम करने वाले ठेके वाले कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और कहा है कि उनके नए टेंडर भी नहीं हुए हैं, लेकिन वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि इस मामले में एसएमओ से बात हुई है। एसएमओ डॉक्टर शिवानी ने बताया है कि उच्च अधिकारियों से बात कर समस्या का हल करवाने के लिए 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है, जिस पर सभी कर्मचारी सहमत होते हुए काम पर लौट आए हैं। और पहली पत्नी के रहते हुए युवक को दूसरी शादी रचाने की कोशिश महंगी पड़ गई। युवक का अपनी पत्नी के साथ अदालत में पिछले 7 साल से दहेज का केस भी चल रहा था और उनका अभी तलाक भी नहीं हुआ था, लेकिन इन सब के बावजूद युवक दूसरी शादी झज्जर शहर के एक होटल में रचा रहा था। इसी दौरान उसकी पत्नी महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शादी को रुकवा दिया है। युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दूल्हे की वेशभूषा में युवक की गिरफ्तारी हुई। मामला हालांकि सोनीपत जिले का है, लेकिन गोपनीय ढंग से शादी झज्जर के डायवर्सन मार्ग पर एक होटल में रखी गई थी।
मेरे पापा ने आल्टो 800 कार दी थी। अच्छा। सगाई के दौरान इन्होंने गाड़ी की चाबी फेंक दी थी मेरे ससुर सुभाष ने, और कहा था हमें तो 10 लाख रुपए वाली बड़ी गाड़ी चाहिए, ये तो छोटी गाड़ी है। फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, मेरे को निकाल दिया। फिर मैं जब मायके आ गई तो इन्होंने 2 महीने बाद केस कर दिया, और अब मेरे साथ मेरी शादी को 7 साल हो गए। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।